अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 की हम बात कर रहे थे और चैप्टर 2 में सेक्शन 2.1, ये ज़रा उर्दू वाली किताब में ना गलत लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है, दिस शुड बी 2.1, ये सेक्शन 2.1 है। ठीक है, तो सेक्शन 2.1 में हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। चैप्टर 1 में प्रिंट एफ को हमने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है। प्रिंट एफ यूज़ होता है नॉर्मली आउटपुट के लिए, प्रिंट एफ को ही यहाँ डिस्कस किया गया है। और भी होते हैं, प्रिंट एफ के अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं सी में। जब आप बड़े होकर कभी लिनक्स को पढ़ेंगे या वहाँ पे सी की प्रोग्रामिंग या सिस्टम प्रोग्रामिंग करेंगे तो तब आप ज़रूर इन फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो प्रिंट एफ के अलावा इस्तेमाल होते हैं। वन ऑफ दम इज़ एसटीडी एरर के नाम से एक फंक्शन होता है जो स्टैंडर्ड एरर पे आउटपुट दिखाता है। खैर वो बाद की बातें, आपके सिलेबस से उसका ताल्लुक नहीं है, हमने प्रिंट एफ को ही पढ़ना है। ओके, प्रिंट एफ किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जो हमने एज ए आउटपुट शो करनी है। तो अगर हमने कुछ भी एज इट इज़ दिखाना हो स्क्रीन पे, जिस तरह से हम यहाँ एक बात करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ। अगर आपको कंपाइलेशन और प्रोग्राम ये मैं कैसे लिख रहा हूँ इसके बारे में क्वेश्चन है तो चैप्टर 1 में आईडी के नाम से एक वीडियो है, आईडी इंस्टॉलेशन एंड उसको यूज़ करने के बारे में, तो वो वीडियो आप देख लें, इसी प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वैसे, तो वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि वीडियो जो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको इस आईडी में कैसे लिख रहे हैं और इसको कंपाइल कैसे करना है। सो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ओके, प्रिंट एफ मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान, और आई राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, इसको कंट्रोल एस कर लें, ये ऑलरेडी एक फ़ाइल में सेव्ड है, फाइल को अपने .c की एक्सटेंशन से सेव करना है। अगेन आप प्रीवियस वीडियोस में ये सीख चुके हैं। हम F11 प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो हम जो इसमें सीख रहे हैं वो ये प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ का फंक्शन इस लाइब्रेरी में मौजूद है, stdio की लाइब्रेरी में, यहाँ से इसको उठा के हम यूज़ कर रहे हैं। हमने खुद इसका कोड नहीं लिखा, हमें नहीं पता ये कैसे काम करता है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो हम इसको देते हैं इनपुट, ये उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। अच्छा, आगे मैं किताब को ना एज इट इज़ फॉलो नहीं करूँगा, मैं किताब की वर्डिंग नहीं यूज़ करूँगा, बट हम किताब की तमाम चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो हम ये आगे चलते हैं, किताब में जो लिखा हुआ है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट एफ कैसे इस्तेमाल होता है। अगर हमने एज इट इज़ किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर शो करना हो, जिस तरह अभी हमने किया पाकिस्तान जिंदाबाद, ये डबल कोटेशन में हमने लिख के एक कांस्टेंट एक स्ट्रिंग है, इसको हमने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। लेकिन अगर हमने शो करवाना हो किसी वेरिएबल को, ठीक है ना, वेरिएबल को, तो वेरिएबल को कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे जनाब, पहले एक वेरिएबल बना लें, इसमें कोई वैल्यू रख लें। मैंने आई लिखा, मैं इसको यहाँ वैल्यू यहाँ भी दे सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको पहले डिक्लेयर कर लें और फिर इसमें कोई वैल्यू रखवा लें। हम इनपुट नहीं ले रहे यूज़र से, हम फिलहाल वैसे ही फिक्स एक वैल्यू कर देते हैं 11, और हम चाह रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है ना ये स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए एज इट इज़। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे %d, या हमने कोई मैसेज अगर प्रिंट करना है तो वो हम डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज़, अब जहाँ आपने आई की वैल्यू को शो करवाना है ना वहाँ आप लिखेंगे %d। ये जनाब हमने लिख दिया %d। जहाँ हमने ये लिखा है ना यहाँ आई की वैल्यू शो होगी। ये %d क्या चीज़ है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताता है कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ शो करवानी है। और जो %d हमने लिखा ना, यहाँ कॉमा लगा के हम बाहर लिख देंगे आई, तो आई की जो वैल्यू है वो यहाँ %d की जगह शो होगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते आप ये कहेंगे भाई एक और वेरिएबल भी है, अब उसको कैसे शो करवाएं। ठीक है, तो पहला जो %d होगा ना वो पहले वेरिएबल को शो करवाएगा, और अगर हमने j को भी शो करवाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ j इज़। ठीक है, यहाँ %d मैं अगर फिर से लिख दूँ तो दूसरा जो d है ना ये दूसरे वेरिएबल को शो करेगा और पहला जो d है वो पहले वेरिएबल को शो करेगा। तो आपने तरतीब के हिसाब से इन वेरिएबल्स को आगे लिख देना। अगर आई को पहले शो करवाना है आई को पहले लिख दें, जे को बाद में शो करवाना है तो जे को बाद में लिख दिए। तो %d इंटीजर वेरिएबल की वैल्यूज़ को शो करवा देता है। हम चला के देखा हमने, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 11 एंड द वैल्यू ऑफ जे इज़ 1। ठीक है, जो वैल्यूज़ उनमें पड़ी हुई थी। अब जे में 1 कहाँ से आया, हमने तो 1 नहीं रखा, तो जे में पहले से गार्बेज वैल्यू भी पड़ी हुई थी। जो ऑटोमेटिक वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की उसको गार्बेज वैल्यू कहा जाता है।
ठीक है, हमने 3 रख दिया तो अब 3 ही शो होगा, ठीक है ना। तो जे की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, इसलिए हमेशा वेरिएबल को ना इनिशियलाइज ज़रूर करें। यहाँ से ये भी हमें पता लगा कि जे में हमने तो 1 नहीं रखा था, तो 1 कहाँ से आ गया भी उसमें, तो 1 कोई मेमोरी में जे जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो उसने उठा ली, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हर वेरिएबल को अगर आपने इनिशलाइज नहीं किया ना तो 0 से इनिशलाइज कर दें हमेशा, ठीक है, ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। तो ये एक ज़रूरी बात थी जो ऑन द वे हमें पता लग गई। फिर अगर हमने फ्लोट वेरिएबल्स को शो करना हो तो लेट्स से हम इनमें से एक वेरिएबल को फ्लोट कर लेते हैं, हम जे को फ्लोट कर लेते हैं, और फ्लोट जब हम अब चलाने की कोशिश करेंगे ना तो ये चल तो गया है बट इसने जे की वैल्यू को क्या कर दिया है, 0 शो कर दी है। बात उसका एरर भी दे देगा आपको, लेकिन 0 क्यों शो किया, जे में तो 3 पड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी फ्लोट वेरिएबल को शो करवाते हैं स्क्रीन पे तो परसेंटेज डी की बजाय क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है, एफ लिख देंगे, नाउ इट इज़ फाइन, ठीक है ना। अब वो 3.0000 कर दिया उसने, तो क्योंकि वो फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें 3 हम इसमें लिख देते हैं ये 3.987, ओके, नाउ इट इज़ फाइन, नाउ इट इज़ फाइन। तो एफ हम यूज़ करते हैं फॉर फ्लोट वेरिएबल। इसी तरह से ना करैक्टर वेरिएबल भी हो सकता है। हम एक सारे को ज़रा यहाँ से इरेज करते हैं और एक फ्रेश प्रोग्राम लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं करैक्टर वेरिएबल। करैक्टर वेरिएबल के लिए CHAR होता है डिक्लेयर करने के लिए, आगे उसका नाम कोई दे दें, हम उसका नाम दे देते हैं CH1, ठीक है। और उसके बाद हम CH1 में एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं और हमें पता है कि करैक्टर वेरिएबल में एक करैक्टर आ सकता है, ठीक है, एट वन टाइम इसमें एक करैक्टर आ जाएगा, हम इसमें R लिख दिया हमने। अब इस R को अगर हमने स्क्रीन पे शो करवाना है तो हम लिखेंगे printf और आगे हम लिख देंगे %C, क्योंकि करैक्टर वेरिएबल आगे शो हो रहा है तो CH1 वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जो भी वैल्यू CH1 में पड़ी होगी वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ शो हो जाएगी। देखें ये R शो हो गया। अगर हम CH1 में कुछ और लिख दें तो इसकी बजाय वो शो हो जाएगा, ओ लिख दें इसमें, ठीक है, तो ओ आ जाएगा। So I think it is all right. This is the printf function. printf ऐसे काम करता है, आप इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बता के इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। ओके, देन आगे अगली चीज़ जो है वो है स्कैनफ। हम मज़ीद एक दो प्रोग्राम printf के देख लेंगे, एक्सरसाइज में इसकी बड़ी प्रैक्टिस आएगी। हम आगे मूव करते हैं स्कैनफ के ऊपर। जिस तरह printf यूज़ होता है ना टू शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, printf बिल्कुल इसी तरह का एक फंक्शन है। ये भी stdio की लाइब्रेरी में होता है बट इट वर्क्स द अदर वे अराउंड। ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है कीबोर्ड से, यानी प्रोग्राम चल रहा है, चलते हुए प्रोग्राम में अगर आपने इनपुट देनी है कोई तो वो हम देंगे किससे, स्कैनफ से, ठीक है। printf स्क्रीन पे दिखाता है, स्कैनफ इनपुट लेता है कीबोर्ड से। तो हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, i और इंट j, दो वेरिएबल हमने बना लिए। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सम। करने क्या लगे हम हमारा ये प्रोग्राम जो है ना दो नंबरों को ऐड करेगा, और जो भी प्रोग्राम आप लिखें ना उसके बारे में कमेंट ज़रूर लिख दें। यहाँ दिस प्रोग्राम, हम यहाँ कमेंट लिख देते हैं ऊपर। कमेंट वाली लाइन कैसे लिखते हैं, $/ दिस प्रोग्राम एड्स 2 numbers, ठीक है, नाउ इट इज़ फाइन। कमेंट है पहली लाइन, उसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर, हमारा चलाएगा ही नहीं उसको। तो कमेंट ज़रूर लिख दें। कोई भी प्रोग्राम को देखे, किसी फाइल को देखे, इसको ओपन करके उसको पता लग जाए कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए। अब हम i और j की वैल्यूज़ को फिक्स तो नहीं करते, हमेशा 2 नंबर एक जैसे तो नहीं होते जिनको हम जमा करते हैं, हर दफ़ा डिफरेंट नंबर आते हैं जिनको हम जमा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें रन टाइम पे यूज़र से पूछने चाहिए, भाई आप बताएं कौन से नंबरों को जमा करना है। उसके लिए हम लिखेंगे स्कैनफ। और अगेन जिस तरह printf में होता है, इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, %d। स्कैनफ करना है आपने, i में जो भी इनपुट आएगी उसको i में रखवा देगा हमारा जो कंपाइलर है, उस वैल्यू को i में रखवा देगा। सॉरी, हमारा जो CPU है, कंपाइलर की बात तो ख़त्म हो जाएगी, जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा और CPU उसको चला रहा होगा। ओके, इसी तरह से स्कैनफ। दूसरा वेरिएबल कौन सा है जी, j, उसमें भी हमने इनपुट लेनी है और इंटीजर टाइप का है तो बिल्कुल इंटीजर टाइप की ही के लिए हम d लिखेंगे। ओके, अब दोनों i और j में ना इनपुट्स आ चुकी हैं और उनमें कोई नंबर स्टोर हुए होंगे, जाहिर है यूज़र ने कोई नंबर दिए होंगे, वो नंबर इस i और j में पड़े हुए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सम में
आई प्लस जे लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, आई और जे में जो भी वैल्यूज दी हैं यूजर ने उन दोनों को ऐड कर दें और ऐड करने के बाद रिजल्ट कहाँ रख दें, सम के अंदर। एग्जैक्टली सम का जो हमने वेरिएबल बनाया इसका नाम हमने सम रखा है खुद। और क्यों रखा है इसका नाम सम, क्योंकि इसमें दो नंबरों का जमा होकर रिजल्ट आना है। तो वेरिएबल का नाम जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि उस तरह के नाम रखें जिस तरह का रिजल्ट, जिस तरह की वैल्यूज उनमें स्टोर होनी है, ताकि आपको आसानी हो वेरिएबल्स को समझने में। हम सम की बजाय इसका नाम जो मर्जी रख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सम रखने से ये आसानी होगी कि हमें कल को ये प्रोग्राम जब हम दोबारा ओपन करेंगे तो हमें पता होगा कि भाई सम में इन दोनों का रिजल्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो सम में इन दोनों का रिजल्ट आ चुका है एडिशन का। उसके बाद सम की वैल्यू को हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे %d, क्योंकि सम भी किस किस्म का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए हम %d ही लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद हम प्रेस करते हैं F11 और नाउ द कर्सर इज ब्लिंकिंग, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये एक्चुअली हमसे इनपुट मांग रहा है कि भाई बताएं पहला नंबर दें। हमने लिखा 8, तो 8 ये जाएगा कहाँ पे, दिस 8 विल गो, मैं ज़रा इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि आपको जो ये पढ़ने में इसको आसानी रहे। अच्छा जी, हमने 8 लिखा, तो 8 जो है ये आई में चला जाएगा पहले वेरिएबल में, क्योंकि पहली इनपुट आई में जा रही है। फिर हमने एंटर प्रेस किया तो ये जनाब प्रोग्राम तो कुछ एरर शो कर दिया इसने, प्रोग्राम है स्टॉप्ड वर्किंग, और उसके बाद ये बंद हो गया, बिल्कुल आगे चल ही नहीं रहा। हालांकि जब मैंने इसको कंपाइल किया तो इसने कोई एरर तो शो ही नहीं किया। तो रन टाइम पे मेरा प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो गया। वजह क्या है इसकी, वजह यह है कि हम स्कैनएफ में जब भी इनपुट लेते हैं तो हम इनपुट वाले वेरिएबल को हमने ऐसे ही लिखना है जिस तरह पहले लिखा हुआ आई और जे, जिस तरह प्रिंटएफ में लिखते हैं। एक एडिशन आपने ये करनी है कि इसके साथ %, डाल देना है। शिफ्ट और 7 का बटन अगर प्रेस करें ना, कुछ कीबोर्ड पे डिफरेंट भी हो सकता है, %, का आपने इसके साथ डालना है ज़रूर जब भी आप इनपुट लेंगे, सिर्फ स्कैनएफ में, प्रिंटएफ में नहीं। स्कैनएफ में याद रखिएगा कि आपने %, लिखना है। वजह जो इसकी है वो आपके स्कोप से बियॉन्ड है, वो हम रेफरेंस बेस इनपुट ले रहे होते हैं, यानी ये आई की लोकेशन पे जाके इनपुट को रख रहे हैं हम डायरेक्टली, आई के सिंबल को नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसके एड्रेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो इसलिए हम इसके साथ %, लिखते हैं। ये कन्वेंशन है सी में, C++ में नहीं है, वहाँ पे इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है Cin, और वहाँ पे कोई %, हमें नहीं लिखना होता। आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है Cout, ना ही वहाँ % लिखना पड़ता है हमें, D वगैरह, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ऑटोमेटिकली वो कर देता है। तो ये खैर सी में एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, हमें इसी तरह से इनपुट लेनी पड़ती है, %, लिखना पड़ता है साथ। ओके, अब हम इनपुट देंगे 8, इट हैज़ गॉन टू आई, फिर हम लिखते हैं 5, ये कहाँ जाएगा, जे में। उसके बाद सम को हमने प्रिंटएफ किया हुआ आगे, अगर हम देखें ना प्रोग्राम में, इसके बाद हमने क्या किया हुआ, दोनों को ऐड किया हुआ। ज़ाहिर है ये तो स्क्रीन पे शो नहीं होना, एडिशन का रिजल्ट हमने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, तो क्या स्क्रीन पे आना चाहिए फ़ौरन इसके बाद, 8 और 5 13, 13 आना चाहिए। तो 13 इज़ देयर। ठीक है, हमने 8 और 5, हम डिफरेंट वैल्यूज़ भी इसको दे सकते हैं, 45 और 45 अगर मैं दूँ 90, सो इट इज़ स्टिल वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो इशू इन इट। बट एक इशू आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो पहला कर्सर ब्लिंक कर रहा था, मुझे क्या पता, या आम आदमी को जो इस प्रोग्राम को सिर्फ जिसने कोड नहीं देखा हुआ, जिसके सामने ये स्क्रीन आती है सिर्फ, उसको क्या पता यहाँ क्या लिखना है मैंने। तो एक अच्छा सा मैसेज भी दें यूज़र को, एक अच्छा सा मैसेज भी बताएं यूज़र को कि भाई यहाँ आपने आई की वैल्यू देनी है, यहाँ जे की वैल्यू देनी है। तो एक प्रिंटएफ ऊपर लाइन लिख दें यूज़र के लिए, प्रिंटएफ कर दें, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है ना, ताकि उसको पता लग जाए कि जो पहली वैल्यू में दे रहा हूँ वो कहाँ जाएगी, आई के अंदर। और उसके नीचे कर दें स्कैनएफ, फिर एक और लाइन प्रिंटएफ करें और उसमें क्या लिखें, एंटर द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, और देखें हमने एंटर द वैल्यू ऑफ आई लिखा, उसके नीचे स्कैनएफ कर लिया आई को, उसके बाद लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ जे और उसके नीचे कर लिया स्कैनएफ जे को। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ ना जानबूझ के एक ये लिख रहा हूँ, इसको मैं समझा दूंगा आपको थोड़ी देर में कि ये क्यों लिखा है। ये इसका मकसद ये है कि ये अगली लाइन पे ले आता है। ठीक है, यहाँ से आगे जो कुछ भी लिखा होगा ना, इसके बाद जो लिखा होगा उसको अगली लाइन पे ले आएगा। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो वो एंटर जो है ना उसी लाइन पे शो होगा, तो उससे मसला होगा। अच्छा, उसके बाद देखें प्रिंटएफ हम कर रहे हैं, वैल्यू सिर्फ सम शो हो रहा है, तो किसी को क्या पता कि ये क्या किया है इस प्रोग्राम ने। हम यहाँ लिख देते हैं द सम ऑफ आई एंड जे इज। ठीक है, आई और जे का सम है ये जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगेन
मैं इसके शुरू में भी ये n लिख रहा हूँ, ये इसको अगली लाइन पे ले आएगा। अब देखें, अब प्रोग्राम को हम चलाते हैं ना, तो ये बड़ा बेहतर हमें लगेगा आउटपुट में। अब देखें यहाँ एक एरर मुझे शो कर रहा है ये इस लाइन के ऊपर कि जी इस लाइन से जो पीछे है वहाँ सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो ये एक एरर है। नाउ इट इज़ फाइन, इट शुड वर्क। अब देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ i, हम एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ j 4, ठीक है। 56 + 4 60 रिजल्ट आना चाहिए। द सम ऑफ i एंड j इज 60, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। कितना प्यारा प्रोग्राम लग रहा है कि वो बता रहा है भी i की वैल्यू, j की वैल्यू और ये सम, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम का इंटरफेस इसको कहा जाता है कि प्रोग्राम का जो इंटरफेस है ना, जो यूज़र को नज़र आएगा प्रोग्राम चलता हुआ कितना अच्छा लगता है, वो बड़ा ज़रूरी है। उससे यूज़र इंटरेक्ट खुश होगा, उसको आसानी रहेगी प्रोग्राम को इस्तेमाल करने में, सेटिस्फाइड भी रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़रूरी है कि आप जो प्रोग्राम का इंटरफेस है उसको अच्छा रखें। ओके जी, हमने स्कैन एफ को देख लिया, हमने प्रिंट एफ को देख लिया। दो बड़े ज़रूरी ये फंक्शंस थे, स्कैन एफ और प्रिंट एफ। इसके बाद जो आगे एक और फंक्शन है गेट सी एच, ये आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता आजकल, ये ऑब्सोलीट हो गया ऑलमोस्ट फ्रॉम द सी लैंग्वेज, बहुत कम इसको इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसको ये कहा जाता है कि ना इस्तेमाल किया जाए। ऑल्दो के है सही है यानी इसमें फंक्शन, लेकिन कहते हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें। इसका फ़ायदा क्या है, देखें हम जब इसको चलाते हैं ना प्रोग्राम को, तो कुछ आईडीज़ ऐसी होती हैं कि वो रिज़ल्ट जैसे ये हमने किया ना, तो ये रिज़ल्ट आते ही कुछ सेकंड के बाद ये स्क्रीन गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो रिज़ल्ट आया है। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं डेव सी, ये स्क्रीन को गायब नहीं करता, ठीक है। ये जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे ये गायब होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ जो गायब कर देती हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं हम आखिर में यहाँ गेट सी एच लिख देते हैं, ताकि वो उस वक्त तक स्क्रीन को गायब ना करे जब तक हम गेट सी एच ना करें। गेट सी एच का मतलब कि जब तक एक करैक्टर इनपुट ना करें, कोई की प्रेस ना करें, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा जो कंपाइलर है वो इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। हम यहाँ एंटर करेंगे तो ये नीचे आएगा और उसके बाद ये बंद होगा। गेट सी एच का ये मकसद है, होता ये इनपुट लेने के लिए ही है, ठीक है। स्कैन एफ और इसमें ये फ़र्क है कि ये इनपुट लेके जो है ना उसको एक ख़ास तरीके से कहीं स्टोर नहीं करता, ना ही हमें इसको इनपुट देने के बाद एंटर करने की ज़रूरत है। स्कैन एफ में हम जब भी इनपुट देते हैं तो हमें उसको एंटर प्रेस करना पड़ता है, तो वो अगली लाइन पे आता है, ठीक है। लेकिन गेट सी एच में हमें कोई एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता, जैसे ही हम इनपुट देते हैं वो खुद ब खुद वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है उस वेरिएबल में जाके। गेट सी एच अगर आपको नहीं भी आता तो उससे सी की लर्निंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेट सी एच बहुत कम इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि इसको इस्तेमाल ना करें आप, तो अच्छा है, ठीक है। आप स्कैन एफ को इस्तेमाल करें। ओके कहीं एक ख़ास मौके पे कहीं शायद इसकी ज़रूरत पड़े हमें, ऑल्दो कि इसको इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सिमिलर वे एज द स्कैन एफ, वी यूज़ द स्कैन एफ, ठीक है। तो ये गेट सी एच है। उसके बाद जो आगे अगली चीज़ है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, बहुत सादा सी चीज़ है। देखें हर लाइन के आखिर में हम ये एक सेमीकोलन लगाते हैं, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है, जो एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करता है, ठीक है। जो एक स्टेटमेंट के बारे में हमें ये बताता है कि यहाँ मेरी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है। जिस तरह हम एक जुमला लिखते हैं ना किसी लैंग्वेज में, तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं कि भाई यहाँ मेरा एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से सी में जहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है, एक स्टेटमेंट ख़त्म होती है, वहाँ हम ये सेमी कॉलन लगाते हैं, डॉट की बजाय, फुल स्टॉप की बजाय ना ये लगा देते हैं। बस ये समझ लें कि ये फुल स्टॉप हमें ये बताता है कि यहाँ पर मेरी जो स्टेटमेंट है ना वो ख़त्म हो रही है, एक जुमला ख़त्म हो रहा है और आगे जो है वो अगला जुमला है, वो ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और आमतौर पे हम ये करते हैं कि एक जुमले को एक लाइन पे लिखते हैं, एक स्टेटमेंट को एक लाइन पे लिखते हैं, अगली स्टेटमेंट को अगली लाइन पे लिखते हैं, ताकि वो पढ़ने में आसानी रहे। ऑल्दो कि हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा के अगले जुमले को उसके सामने लिखते हैं, जिस तरह हम आम टेक्स्ट में करते हैं, लिखा जा सकता है, बट बेहतर नहीं है वो इस तरह लिखें, ज़्यादा अच्छा है। ओके आगे देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में लिखा हुआ है 2.1.6 में। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बहुत सादा सी चीज़ है। देखें यहाँ मैंने ये एन लिखा, यहाँ मैंने एन लिखा, मैं ये स्कैन एफ को थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब देखें, और मैं यहाँ से ना एन को मिटाता हूँ, गौर कीजिएगा ज़रा। और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी मैं ना यहाँ से हटा देता हूँ, फ़िलहाल मैं बाकी सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। और अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, जब इसको चलाएँगे ना, आउटपुट देखें, एंटर द वैल्यू ऑफ आई, एंटर द वैल्यू ऑफ जे, एक ही लाइन पे आ गया। तो हम अगर ये चाहते हैं कि इस लाइन, ये लाइन एक लाइन पे शो हो, हालांकि हमने लिखा इनको अलग अलग है,
लेकिन हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइल करने के बाद इसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो एक ही लाइन पे आ रही है। हमने इसको खुद बताना है कि भाई यहाँ मेरी लाइन ख़त्म होती है, यहाँ मेरी लाइन ख़त्म होती है। तो इसके शुरू में हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर उल्टे स्लैश के साथ एन अगर लगा दें तो ये बता रहा है असल में एंड ऑफ लाइन, ये बता रहा है इसको एंड ऑफ लाइन के इससे पहले लाइन ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद जो एन के बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे ना वो अगली लाइन पे आएगा। वो कहाँ आएगा? अगली लाइन पे आएगा। इस एन को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, एक तो यहाँ लगा दें जहाँ हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, अभी देखें वो अगली लाइन पे चला गया, या इसको यहाँ से हटा के ना हम यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी क्या होगा वो बताएगा कि आई के बाद जो कुछ भी आएगा वो अगली लाइन पे आएगा, अगली लाइन पे आएगा। ठीक है, अभी भी ये ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रोग्राम को लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना वो है उल्टा स्लैश ए। ये क्या करता है? ये आपके प्रोग्राम में इस लाइन पे, इस जगह पे जब प्रोग्राम पहुंचेगा ना इस लोकेशन पे, तो एक साउंड जनरेट करेगा। वो साउंड आपके सीपीयू से निकलेगा, सीपीयू के अंदर से निकलेगा। एक तो होता है ना स्पीकर के अंदर से, एक होता है सीपीयू के अंदर भी एक स्पीकर होता है, बिल्कुल हल्का सा उसकी आवाज़ होती है, बीप कहा जाता है उसको। जिस तरह प्रोग्राम को जब अपने कंप्यूटर को चला रहे होते हैं ना, ऑन करते हैं तो टाँ करके एक छोटी सी एक आवाज़ आती है, 2-3 दफ़ा आती है, या कोई हार्ड डिस्क का इशू हो तो तब आती है, या आपका प्रोग्राम आपकी अगर रैम निकली हुई हो फिर भी वो आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो बीप अगर आपने जनरेट करनी है अपने प्रोग्राम में कहीं पे तो वो ए लिख के ना हम वो जनरेट कर सकते हैं। देखें हम प्रोग्राम को चलाएंगे ना तो इसमें वो आवाज़ आएगी। ठीक है, मेरा ख्याल आपको सुनाई दी होगी, दोबारा देखते हैं। तो वो इस ए की वजह से आई है। चेक इट। मेरे पास ज़रा स्पीकर इसके थोड़े से अच्छे हैं तो इसलिए आवाज़ ज़्यादा लाउड आ रही है, आपके केस में शायद ये इतनी लाउड ना हो। देखें ए को हटा दिया हमने, अब कोई साउंड नहीं आया। तो ए उल्टा स्लैश ए का मतलब सिर्फ ये बीप जनरेट करना है, एक बीप कहा जाता है इसको। ओके, इसी तरह से ना टी भी है। टी क्या करता है? फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश टी। बैकवर्ड का जो ये बैकवर्ड स्लैश है ना, इसका तो मतलब ये है कि इसके आगे हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। टी क्या करता है? एक टैब की स्पेस दे देता है। देखें वैल्यू ऑफ और इसके बीच में कितनी स्पेस है? एक कैरेक्टर की स्पेस है, एक कैरेक्टर की स्पेस है। वैल्यू और ऑफ के बीच में एक कैरेक्टर की स्पेस है। अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में 5-6 स्पेसेस आ जाएं तो एक सादा तरीका तो यह है कि आप ये कर लें। ठीक है, ये बढ़ गई है स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना, इतनी ज़्यादा दफ़ा स्पेस के बटन को प्रेस नहीं करना, तो एक ही दफ़ा क्या लिखें? उल्टा स्लैश टी लिख दें तो ये क्या करेगा? 5-6 स्पेसेस इकट्ठी डाल देगा। देख लें तो टी जो है ना वो टैब का बटन होता है। टैब के बटन का काम क्या है? देखें यहाँ से भी अगर मैं कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूँ ना, देखें ऑफ आगे जाएगा, ऑफ आगे जाएगा, काफ़ी आगे एक ही दफ़ा में काफ़ी आगे जाएगा, यानी 3-4 स्पेसेस इकट्ठी कर देगा। आमतौर पे 3 या 5 स्पेसेस होती हैं, आपके कंप्यूटर की सेटिंग पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि 3 पे आपने टैब को सेट किया हुआ या 5 पे, तो उतनी स्पेसेस ये डाल देगा बीच में, 3 या 5। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट एस्केप सीक्वेंसेस थी। ये इस्तेमाल किस लिए होती हैं? ये इस्तेमाल इसलिए होती हैं कि आप अपने प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसको ज़रा बेहतर बना लें, उसको ज़रा अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर शो करवा लें। तो ये हमने देख ली, टैब को भी देख लिया हमने, दिस वाज द टैब टी एंड देयर मे बी एन, दिस इज़ एन, हमने इसको भी देख लिया। और उसके अलावा ए था, मे बी उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवाएगी बट वो इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा हुआ है जनरेट एन अलर्ट साउंड, ये ए बीप जनरेट कर देता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम सेक्शन नंबर 2.1। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन 2.2 में ऑपरेटर्स के साथ। बहुत मज़े का है सेक्शन 2.2 जिसमें हम ऑपरेटर्स को देखेंगे बहुत डिटेल में, एक एक ऑपरेटर को अलग अलग करके। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।